subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the detailed pharmacology of warfarin, that is a oral anticoagulant drug. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग के जो मेन ड्रग हैं वो है आपके वारफेरिन। तो उसके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स में। इसमें बेसिकली दो ड्रग मेन होते हैं, एक होता है आपका पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स जो कि है आपका हिपेरिन, एक है आपका ओरल एंटीकोगुलेंट्स उसमें है आपका वारफेरिन। तो पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हिपेरिन के फार्माकोलॉजी के बारे में। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So warfarin. So basically warfarin जो है एक तरीके से आपके कॉमरेंट डेरिवेटिव हैं. So warfarin is the common derivative and used as a anticoagulant drug. तो ये आपके पोटेंट एंटीकोगुलेंट हैं और खासकर ये जो हैं ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं, मतलब इसको हम ओरली इंटेक कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग पेरेंटली केस में आपका हिपेरिन है, लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिन है, वो पेरेंटल ड्रग है, मतलब उसको हम ओरली नहीं ले सकते, पर इसको हम ओरली ले सकते हैं। लेकिन जो आपके हिपेरिन है वो आपके इन विवो और इन विट्रो मीन्स इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी इन द टेस्ट ट्यूब दोनों में एक्टिविटी होती है, दोनों में एक्टिव होते हैं, चाहे वो इन विट्रो हो इन विवो हो। लेकिन जो आपके हिपेरिन है आपके जो वारफेरिन है वो आपके केवल इन विवो ही एक्टिविटी होती है। तो बात करें इसके बेसिक फार्माकोलॉजी को लेकर, तो उससे पहले कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसकी डिस्कवरी फेज़ है। तो इस जो मैटर है हमने एक तरीके से के.डी. त्रिपाठी से ही लिया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसको हम ईजी वे पे नोट्स बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो। और इस टॉपिक से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो बात करें इसकी हिस्ट्री की, सो ए हेमरेजिक डिसीज वाज डिस्क्राइब्ड इन कैटल इन 1924 विच वाज ड्यू टू द फीडिंग देम ऑन स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर है। तो ये बेसिकली जो आपके कैटल हैं, जो सीप हैं, कैटल में 1924 पे ये डिस्कवर हुआ था हेमरेजिक डिसीज़। और कहीं ना कहीं उनमें जो हम स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर है वो फूड के रूप में यूज़ किए थे, तब देखा गया कि उनमें जो हैं आपके हेमरेजिक डिसऑर्डर्स हैं। और ये कहीं ना कहीं जो हेमरेजिक डिसऑर्डर्स हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं मतलब ये आपके होते हैं ड्यू टू द प्रोथ्रोम्बिन डिफिशिएंसी। तो प्रोथ्रोम्बिन डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपके जो ड्रग था वो था आपका बिस हाइड्रोक्सीकोमारिन। तो बिस हाइड्रोक्सीकोमारिन एक तरीके से हेमरेज कॉज कर रहा था, ब्लीडिंग कॉज कर रहा था। मतलब बिस हाइड्रोक्सीकोमारिन एक तरीके से एंटीकोगुलेंस ड्रग था जो कि कोगुलेशन पाथवे को कम कर रहा था और उससे ब्लीडिंग बढ़ा रहा था। फिर ये जो है बेसिकली आपका जो अल्फा ग्रास है उसको जब हम उसमें दिए उन आपके केटल को, तो ये जो डिसीज़ हैं ठीक हो गए। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये विटामिन के एंटागोनिस्ट हैं। विटामिन के डिपेंडेंट जितनी प्रोटीन फैक्टर्स की डिसीज़ है उनको इनहिबिट करता है। और बाद में फिर ये वारफेरिन जो है ड्रग के रूप में यूज़ किया गया एंड वारफेरिन वाज इनिशियली यूज्ड एज ए रेड पॉइजन। तो बेसिकली जो वारफेरिन है इनिशियल केस में ये रेड पॉइजन के रूप में बनाया गया था, लेकिन फिर हमने उसमें क्लिनिकल ट्रायल जब किए, उसकी टेस्टिंग किए, तो देखा गया कि इसमें एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है। फिर बाद में ये हम लोग जितने में कॉमरेंट डेरिवेटिव्स हैं उनको एज ए एंटीकोगुलेंट ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं और इफेक्टिव ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। फिर बाद में बहुत सारे नए ड्रग और जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं जो कि आपके डायरेक्ट एक्स से क्लोटिन फैक्टर एक्स से इनहिबिटर हैं या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर हैं। तो डायरेक्टली आपके जो थ्रोम्बिन है उसको इनहिबिट करते हैं बिना आपके AT3 या फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंटरफेयर किए। वो डायरेक्टली आपके क्लोटिन फैक्टर्स को, आपके फैक्टर नंबर XA को या फिर प्रोथ्रोम्बिन को इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ इसकी हिस्ट्री। बात करते हैं इसका बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। तो पहले आप उसका मोड ऑफ एक्शन मीन्स किस तरीके से ये काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर में किस तरीके से एंटीकोगुलेशन को इन्हेंस करता है। बात करें एंटीकोगुलेशन की, मतलब होता है इनहिबिशन ऑफ द कोगुलेशन पाथवे, जो भी आपके ब्लड क्लॉटिंग पाथवेज हैं उनको इनहिबिट करना। तो बात करें हम लोग हिपेरिन की, तो हिपेरिन जैसे कि हम जानते हैं कि हिपेरिन क्या है, हिपेरिन एक्टिवेट द AT3 मतलब एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड में इनहिबिट द क्लोटिन फैक्टर्स लाइक XA एंड 2A। जो आपके हिपेरिन है वो आपके एंटी थ्रोम्बिन 3 को या AT3 को एक्टिवेट करता है। उससे जो है आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स आपके 2 हैं, 10 हैं, 9 हैं, 12, 13, 11 ये सब जो इनहिबिट होते हैं अल्टीमेटली जो हैं आपके एक्सटेंसिंग पाथवे में जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो सभी इनहिबिट होके आपके जो कोगुलेशन पाथवे हैं वो इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन बात करें हम लोग वारफेरिन की, तो वारफेरिन को हम एक तरीके से विटामिन के एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। मीन्स ये विटामिन के की एक्टिविटी को
अपोज करता है या उसकी एक्टिविटी को कम करता है। इसका मतलब क्या है, विटामिन के बेसिकली विटामिन के में यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9, 10। तो विटामिन के का जो मेन रोल है हमारे कोगुलेशन पे वो क्या है, टू प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस क्लोटिंग फैक्टर्स। तो विटामिन के जो है हमारी बॉडी के अंदर में जो क्लोटिंग फैक्टर्स 2 हैं, आपके 2 मतलब प्रोथ्रोम्बिन, आपके 7 है मतलब प्रो कन्वर्टिन, आपके 9th है मतलब स्टुअर्ट, और आपके 10 है जो कि आपका है आपका 9 आपका क्रिसमस है और 10 आपका स्टुअर्ट है। तो इन क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में ही हेल्पफुल करता है, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो अल्टीमेटली आपका जो वारफेरिन है दे इनडायरेक्टली इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9 एंड 10। तो सिंपल सा है कि ये आपके जो विटामिन के से रिलेटेड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हैं आपके प्रोथ्रोम्बिन, प्रोकन्वर्टिन, आपके क्रिसमस एंड स्टुअर्ट, इनकी सिंथेसिस को, इनकी एक्टिविटी को कम करता है। इनकी एक्टिविटी कम होने से अल्टीमेटली जो कोगुलेशन पाथवे हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आपके जो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस और आपके ऑस्टियोकैल्सिन को भी इनहिबिट करता है। लेकिन बात करें हम प्रोटीन सी और प्रोटीन एस के, तो एक तरीके से वो एंटीकोगुलेंट्स प्रॉपर्टी रखते हैं, बट इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता, इसलिए जो इसके एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी के जो इफेक्ट है वो आपके उतना इंटरफेयर नहीं होता। बात करें ऑस्टियोकैल्सिन की, तो ऑस्टियोकैल्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑस्टियोकैल्सिन एक तरीके से ग्लूटामेट रेसिड्यू प्रोवाइड करता है आपके कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं इसके बेसिक मैकेनिज्म की, तो क्या है आपका ये, इट इज़ द कम्पिटिटिव विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो ये कम्पिटिटिव जो है विटामिन के की एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर देते हैं, उनकी एक्शन को कम कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले समझते हैं विटामिन के किस तरीके से आपके क्लोटिंग फैक्टर्स में या क्लोटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जो बेसिकली आपका विटामिन के है, विटामिन के एक तरीके से ये आपके विटामिन के इपोक्साइड एक तरीके से इनएक्टिव फॉर्म है, वो आपके एक्टिव फॉर्म में रीजनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम के थ्रू, जो कि है आपका, जिसको हम VKOR भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कई बार VKOR। ठीक है, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम आपके NADH के साथ में, NADH बाकी आपके NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो विटामिन के इपोक्साइड वो आपके एक्टिव विटामिन के हाइड्रोक्विनोन डेरिवेटिव में चेंज होते हैं। ये एक तरीके से आपके कोफैक्टर की तरह काम करता है। इट एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, जो कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो आपके बॉडी के अंदर में जो लीवर में सिंथेसिस हो रहे हैं आपके क्लोटिंग फैक्टर्स, खासकर आपके जो 2 हैं, आपके 7 है, 9 है और 10 है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके डिसकार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन और डिसकार्बोक्सी आपके फैक्टर नंबर 7, 9 और 10। तो ये जो हैं आपके कार्बोक्सिलेशन के थ्रू, मतलब गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू इनका कार्बोक्सिलेशन होता है, मीन्स एक तरीके से एक्टिवेशन होता है, और एक तरीके से ये फिर प्रोथ्रोम्बिन 2 और प्रोटीन फैक्टर 7, 9 और 10th में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, जो कि एक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होना जरूरी है आपके इनकी जो सिंथेसिस के लिए या इनके एक्टिवेशन के लिए। फिर ये जो आपके प्रोटीन फैक्टर्स हैं वो फिर कैल्शियम के साथ और फास्फोलिपिड्स के साथ में इंटरेक्शन करके कोएक्शन पाथवे को इन्हेंस करते हैं। तो इसलिए जो विटामिन के हैं बहुत ही ज़रूरी है आपके इनके एक्टिवेशन के लिए। तो बेसिकली बात करें हम लोग ओरल एंटीकोगुलेंट्स की, खासकर वारफेरिन डेरिवेटिव्स की, जितने भी कॉम्बिनेंट डेरिवेटिव्स हैं वो अल्टीमेटली जो VKOR हैं, मीन्स विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। दे इनहिबिट द VKOR और इनहिबिट द विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम एंड इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन के, दैट इज विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। तो अल्टीमेटली विटामिन के हाइड्रोक्विनोन नहीं बनेगा, विटामिन के हाइड्रोक्विनोन नहीं बनेगा तो जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है या एक्टिवेशन प्रोसेस है आपके प्रोथ्रोम्बिन का, प्रोकन्वर्टिन का, आपके क्रिसमस का, स्टुअर्ट का, वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाने की वजह से जो है वो इजीली आपके कैल्शियम से या फास्फोलिपिड से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली जो कोएक्शन पाथवे हैं वो आपके इनहिबिट हो जाएगा आपके वारफेरिन के प्रेजेंस में। तो अल्टीमेटली वारफेरिन जो है इन क्लोटिंग फैक्टर्स खासकर 2, 7, 9 और 10 ये बार बार याद रखिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके GPAT में आते हैं कि वारफेरिन जो है कौन से प्रोटीन फैक्टर्स को इनहिबिट करता है। तो वारफेरिन इंजेक्शन हम देंगे तो इन जो प्रोटीन फैक्टर्स है उनका लेवल कम होगा ब्लड में। तो खासकर उसमें से आपकी बात करें कि कौन सा पहले कम होगा, कौन सा बाद में कम होगा, तो अगर हम वारफेरिन को इंजेक्शन देंगे
एक थेरेपेटिक डोज लेवल के अंडर में है तो आपका जो लेवल है वो कम होगा। तो पहले होगा आपका 7 का जो टी हाफ है प्रोसेस 6 आवर होता है, 6 आवर होता है, तो ये पहले कम होगा। देन 9th होता है 24 आवर, देन 10th होता है आपका 40 आवर, देन 2 आपको होता है 60 आवर। तो इस रेंज में या इस प्रोसेस में वो कम होते हैं। तो पहले आपका पहले आपका क्लोटिंग फैक्टर 7 कम होगा, फिर 9th कम होगा, फिर 10th होगा, फिर आपका 2 कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, ये भी आ सकता है। बात करें इसके थेरेपेटिक लेवल की, तो थेरेपेटिक डोज ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपके जो प्रोटीन फैक्टर्स का लेवल है, सिंथेसिस है, वो 40 to 50% तक कम हो जाए। मीन्स फॉर थेरेपेटिक एक्टिविटी और थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ द वारफेरिन द प्रोटीन फैक्टर सिंथेसिस शुड बी इनिबिटेड अप टू 40 to 50%। जब तक 40 to 50% जो है इनिबिशन नहीं होगा तब तक उसकी जो एक्टिविटी है वो अच्छे से शो नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। बात करें इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की, तो बेसिकली ये वारफेरिन जो है एक तरीके से आपका आर फॉर्म में या एस फॉर्म में भी होते हैं। आर फॉर्म, एस फॉर्म क्या है आपका, एक तरीके से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। तो बेसिकली आपका जो आर एस वारफेरिन है या रेसमिक मिक्सचर है आपके वारफेरिन का, वो कमर्शियल प्रिपरेशन हम करते हैं। तो कमर्शियली यही हम देते हैं, ऐसे ड्रग ग्रुप यूज़ करते हैं। लेकिन बात करें इसकी एक्टिविटी की, देन एस वारफेरिन इज मोर एक्टिव देन द आर वारफेरिन। ये भी आपका जीपेट के में पूछा जाता है, ये याद रखिए आप। ये मेरे ख्याल से 2010 या 9 के जीपेट में या गेट में आया था कि आपके कौन सा वारफेरिन हाईली एक्टिव होता है, आपके एस वारफेरिन या फिर आर वारफेरिन। तो एस वारफेरिन जो है हाईली एक्टिव देन आर वारफेरिन, ये आपको याद रखिए। बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ऊपर, तो आप क्रिएटी को रिफर कीजिए। क्रिएटी में बहुत सारे जो ड्रग हैं आपके, जैसे कि हम इमेज में शो कर रहे हैं, तो इमेज में आपके बहुत सारे जो ड्रग हैं आपके वारफेरिन डेरिवेटिव्स के, वो दिया गया है, उनकी बेसिक एडीआर दिया गया है, उनकी बेसिक डोज दिया गया है। तो आप रेफर कीजिए ताकि आपको इजीली याद हो सके, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप वारफेरिन के बारे में ही याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं इसके बेसिक एडीआर के बारे में, मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो बेसिकली इट मे कॉज द एलोपेशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, जीआई ब्लीडिंग, इंटरनल हिमरेज एंड हेमेटोयूरिया। This is hematouria, not this is hematuria. ठीक है, तो ये आपके बेसिक एडीआर्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। अब आते हैं इसके बेसिक यूज़ के बारे में। जाहिर सी बात है ये एंटीकोगुलेंट्स हैं, मतलब हम इसको कोएगुलेशन पाथवे को कम करना है तो कम करेंगे जहाँ पे क्लॉटिंग बढ़ जाएगी, खासकर थ्रोम्बोसिस के केस में। सो इट इज़ यूज्ड इन द थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व डिसीज एंड द मायोकार्डियल इस्चीमिया और मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन। तो इनके केस में हम यूज़ करते हैं। लगभग ये सेम होता है आपके हिपेरिन जैसा ही, उसकी जो एक्टिविटी है, उसके जो आपके यूजेस हैं लगभग सेम होता है। बात करें इसके कुछ और बारे में, तो है आपका फैक्टर, द फैक्टर विच इन्हेंस द इफेक्ट्स। मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर है जो वारफेरिन के इफेक्ट्स को इन्हेंस कर सकता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जीपेट में आते हैं आपके। तो जैसी बात है, जिस कंडीशन में आपके क्लोटिंग फैक्टर्स या विटामिन के कम होंगे, उस कंडीशन में इनकी जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस होगी। सो लाइक माल न्यूट्रिशन और माल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन के, एंटी माइक्रोबियल एजेंट थेरेपी, लॉन्ग टर्म तक हम एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करेंगे तो आपकी जो गट के अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा है वो इनहिबिट होगा, उनका जो ग्रोथ है वो कम होगा, उससे जो विटामिन के सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद करें हम लीवर डिसीज़ की, क्योंकि आपके विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लीवर पे ही बनते हैं, तो अल्टीमेटली क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस भी आपके कम होगी लीवर डिसीज़ में, चाहे आपके एल्कोहलिज्म में हो या फिर आपके जॉन्डिस वगैरह में हो। या फिर आपकी बात करें हम हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली आपका जितने BMR है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, वो हाई होता है। तो अल्टीमेटली जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं का जो मेटाबॉलिज्म है, डिहाइड्रेशन है, वो भी हाई हो जाएंगी और उनका लेवल भी कम हो सकता है। तो इनकी लेवल की कमी होने से ही एक तरीके से एंटीकोगुलेंट इफेक्ट मिल रहा है। तो एक तरह से डुअल एक्शन होगा। ये ऑलरेडी इस कंडीशन में कम रहते हैं आपके क्लोटिंग फैक्टर्स, तो उस कंडीशन में जो एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हैं, वारफेरिन है, उनकी एक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। So these are the factors which enhance the activity of or effect of warfarin. Now come to the factors which decrease the effect of warfarin. Means ऐसे कौन से factors हैं जो कि warfarin के एक्टिविटी को या इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो इसके अपोजिट, जैसे कि बात करें प्रेगनेंसी कंडीशन पे, तो प्रेग्नेंट लेडी के कंडीशन में जो है आपके क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस हाई होती है, तो उस कंडीशन में इनके जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स है वो कम हो सकता है। आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें क्या है प्रोटीन बाइंडिंग्स होते हैं तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए उनकी भी थेरेपेटिक एक्टिविटी कम हो सकती है आपकी वारफेरिन की। उसके बाद आपका जेनेटिक वारफेरिन रेजिस्टेंस,
अगर आपका बॉडी जो है वारफेरिन से रेजिस्टेंस हो गए हैं तो ऑलरेडी ये काम नहीं करेगा। तो इन कंडीशन में जो है आपके जो ड्रग हैं ये इफेक्ट है जो कम हो जाते हैं। बात करें हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ये सेम होगा आपके हीपरिन जैसा ही, मतलब इन कंडीशन में हम इसको नहीं दे सकते। खासकर आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो इसका में हम इस कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं ताकि आपका जो इफेक्ट है वो लॉस ना हो। ठीक है, बात करें इसके ड्रग इंट्रैक्शन की, तो ड्रग इंट्रैक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके जीपेट में आता है। तो बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, तो ड्रग जो हैं या तो इसके एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे या कम करेंगे। तो कौन कौन से ड्रग हैं जो कि इनके एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे? सो द ड्रग विच इन्हेंस द एक्शन ऑफ वारफेरिन दैट आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं पता ही है, ये आपके माइक्रोबियल फ्लोरा जो है उनको इनहिबिट कर देंगे, उससे विटामिन के सिंथेसिस है वो इनहिबिट होगा, अल्टीमेटली विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और वो कम होने के कारण जो है वारफेरिन का जो एक्टिविटी है इफेक्ट है वो इन्हेंस हो जाएगी। सेकेंड है एस्पिरिन। एस्पिरिन इज आल्सो ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का साथ में देंगे तो एक्टिविटी तो बढ़ेगी ही। सेकेंड आपका पीबी डिस्प्लेसमेंट, तो प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन बाइंडिंग्स हैं एक तरीके से वो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं आपके ड्रग का। प्रोटीन बाइंडिंग का डिस्प्लेस होगा, मतलब प्रोटीन बाइंडिंग से फ्री ड्रग में आएंगे, तो फ्री ड्रग ही एक्टिव होते हैं, वही इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर ऐसे ड्रग जो कि प्रोटीन बाइंडिंग को डिस्प्लेस करके फ्री फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो फ्री फॉर्म में चेंज होने के कारण जो फ्री कंसंट्रेशन है ड्रग का वो बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर में, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो भी इनहेंस होगा। तो वो कौन से हैं आपके क्लोरामफेनिकोल, आपके सल्फोनामाइड, टॉलब्यूटामाइड, फेनिटोइन, इंडोमेथासिन, प्रोबेनिसिड। तो ये जो कुछ ड्रग हैं जो कि प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेस कर देते हैं, क्योंकि इनका जो साइट है वो सेम होता है। जो प्रोटीन्स का बाइंडिंग का साइट्स है, खासकर आपके जो पढ़े होंगे आपके साइट के बारे में, प्रोटीन बाइंडिंग के खासकर उसमें आपके एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, आपका एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, तो एल्ब्यूमिन के अंदर में 4 साइट होते हैं, तो साइट 1 पे ये बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, बात करें हम लोग सेकेंड है आपका मेटाबॉलिक एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ऐसे ड्रग जो कि मेटाबॉलिक एंजाइम को सप्रेस कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा। मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से जो उनका एलिमिनेशन रेट है, एलिमिनेशन है वो कम हो जाएगा, और एलिमिनेशन कम होने की वजह से उनका जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स है वो बढ़ जाएगा। सो समटाइम्स इसमें इट में कॉज द हार्मफुल इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो ड्रग कौन से हैं? क्लोरामफेनिकोल, सिमिटेडिन, इरिथ्रोमाइसिन, एलोपिनोल, एमियोडेरोन। तो इसको हम सिंपल याद रख सकते हैं कोक पी। तो कोक पी शॉर्ट फॉर्म है आपके जितने भी मेन आपके एंजाइम इनहिबिटर का है। कोक मतलब सी मतलब होता है सिमिटेडिन, ओ मतलब होता है ओमेप्राजोल, के मतलब होता है कीटोकोनाजोल, ई मतलब होता है इरिथ्रोमाइसिन, पी मतलब होता है आपका प्रोटीएस इनहिबिटर्स लाइक इंडानाविर, सिकोनाविर, आपके जो आईएनएच मतलब होता है आइसोनियाजाइड। तो कोक पी याद रखिए, आपको एग्जाम में ये काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपेट्स में ये आते हैं। सेकेंड है आपका डिक्रीज एक्शन, मीन्स द ड्रग विच डिक्रीज द एक्शन ऑफ वारफेरिन। अगर हम इन ड्रग के साथ में अगर वारफेरिन को लें तो वारफेरिन की जो एक्टिविटी है वो कम हो सकती है। कैसे? मेन जिसमें है वो आपका मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर। तो ये जो ड्रग हैं वो मेटाबॉलिक एंजाइम को इंड्यूस कर देंगे। मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूस होने के कारण जो है वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ने के कारण उनकी जो एलिमिनेशन है वो बढ़ जाएगी और उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। दे में डिक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव वारफेरिन। ठीक है, तो ड्रग है आपका बारबिट्रेट्स, क्रिसोफिल्विन, रिफाम्पिसिन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसको भी याद रखने का तरीका है आपका GPRS सेल फोन। जी पर होता है आपका ग्रिसोफिल्विन, पी पर होता है फेनिटोइन, आर पर होता है रिफाम्पिसिन, एस पर होता है आपका स्टड जॉन वार्ट, आपका ये प्लांट है, सी पर होता है आपका कर्माजेपिन, फोन पर होता है आपका फिनोबार्बिटोन या फिनोबार्बिटोल। ठीक है, तो जितने भी आपके एंटीबायोटिक ड्रग हैं, खासकर फेनिटोइन है, आपके फिनोबार्बिटोन है, कर्माजेपिन है, ये सब जो है एक तरीके से मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, ये मेटाबॉलिक एंजाइम को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके सेशनल एग्जाम्स में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.